नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम जो करंट का टॉपिक लेकर आए हैं वो है लोकसभा चुनाव 2019। अभी अभी की न्यूज़ है कि चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित कर दी है और भारत में आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव जो होंगे ये 7 चरणों में होंगे। अब इस न्यूज़ पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको करने का हम प्रयास करते हैं। आप साथ में बने रहिए और साथ साथ लिखते रहिए। हेडिंग डालिए लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में होंगे। दस मार्च 2019 की न्यूज है ये। और ये किसने कहा है? चुनाव आयोग के अनुसार। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको। चुनाव आयोग के अनुसार ये चुनाव होंगे। तो चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव 2019 जो है ये 7 चरणों में होंगे। इसी के साथ भारत में आचार संहिता लागू हुई। भारत में आचार संहिता लागू हो गई है। देखिए, आचार संहिता का क्या मतलब होता है? आचार संहिता का यह मतलब होता है कि इस अवधि के दौरान जो सरकार वहां पर है वो किसी भी लोक लुभावन कोई घोषणा नहीं कर सकती। ये आचार संहिता होती है। उसके अपने कुछ अन्य नियम भी होते हैं जिनको पालन करना होता है। यहां पर देखिए आपके किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और बन भी चुका है। ये अभी आया था CDS 2019 में, फरवरी में जो एग्जाम हुए थे उसमें आया था। वो क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन ये था, ये कहा गया कि सी विजिल क्या है। सी विजिल इस पे आया था। सी विजिल क्या है? एक ऐप है, एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकता है। तो लिखते जाइए, यह एक ऐप है जिसके माध्यम से चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकती है। ये ऐप है, आ चुका है। तो ये एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए ये और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। अब ये 7 चरण कौन कौन से हैं? एक तो है 11 अप्रैल, दूसरा 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई। ये 7 चरणों में ये होंगे। 11 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 6 मई को, 12 मई को, 29 मई को। अब देखिए यहां पर ये डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर बन सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए। ये है।
यहां पर जो लोग राजस्थान की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, दो वहां पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ये जो 29 अप्रैल और 6 अप्रैल है, यहां पर राजस्थान में चुनाव होंगे। राजस्थान में चुनाव होंगे और ये 25 सीटों पर होंगे। तो कई बार ऐसे पूछ ले जाते हैं कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 25 सीटें हैं। और 29 अप्रैल को जो होंगे वो 13 सीटों पर होंगे और ये 12 सीटों पर होंगे। ये रहेगा 7 चरणों का। तो ये हमने कुछ बातें की। अब मैं बात करूंगा लोकसभा चुनाव 2019 की, जिसमें देखो 543 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ये महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव 2019 है, ये 17वीं लोकसभा के लिए है। पहली बात तो ध्यान रहे, ये 17वीं लोकसभा के लिए है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए, पहली लोकसभा के चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ भी चुका है। पहली लोकसभा के चुनाव, पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। ये पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप टिक कर लीजिए इसको। मैं क्वेश्चन बोलता हूं किस तरीके से क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। देखिए इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो कई बार ऑप्शन क्या करता है, वो 1951 दे देता है, 52 नहीं देता, तो 1951 सही है। कई बार क्या होता है, वो 1952 दे देता है, 51 नहीं देता, तो 1952 सही है। कई बार वो दोनों ही दे देता है, ये चैलेंजिंग होता है। जब ये दोनों दे दे तो आपको ये प्रारंभिक वाले को वरीयता देनी है, फिर प्रारंभिक वाले को सही माना जाता है। तो होगी बात क्लियर है सारी। लोकसभा चुनाव 17वीं लोकसभा के लिए है और पहली लोकसभा के चुनाव 1951-52 में हुए थे। आइए अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव 2019 है, इनमें क्या खास बात है। एक तो ये पहले लोकसभा चुनाव है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। ये पहले लोकसभा चुनाव है जिनमें वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। पहले लोकसभा चुनाव है। दूसरा, दूसरे लोकसभा चुनाव है जिनमें नोटा का इस्तेमाल होगा। हमें दो बातों के बारे में जानना है कि नोटा क्या है और वीवीपीएटी क्या है। आइए नोट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए वीवीपीएटी। वीवीपीएटी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। ये भी, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, आ चुका है ये एग्जाम में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। एक तो आप यहां लिख दीजिए कि ये लागू कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ, सबसे पहले प्रयोग। इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था ये 2013 में हुआ था। ध्यान रखना 2013 में नागालैंड के चुनाव में, नागालैंड के चुनाव में 2013 में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो निर्माण है, निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इस आप ये लिख दीजिए, डिजाइन जो तैयार किया था ये किया था 2013 में किया था। इसका डिजाइन तैयार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, मुख्य रूप से यही थी, इसका डिजाइन तैयार किया गया।
अब देखिए दूसरा जो अभी बात सुनने में आ रही है, यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव पहले लोकसभा चुनाव है जिनमें वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल होगा। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, हालांकि नागालैंड के विधानसभा चुनाव में हो गया था। दूसरा है नोटा, इसका भी पूरा नाम पूछा जा चुका है। ये होता है नन ऑफ द अबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको जो सबसे पहले इसका जो प्रयोग हुआ था ये हुआ था 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। तो यदि हम विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो पहले विधानसभा चुनाव 2013 में जो हुए थे उनमें नोटा का इस्तेमाल हुआ, और लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव पहले लोकसभा चुनाव थे जिनमें नोटा का इस्तेमाल हुआ था, और 2019 के लोकसभा चुनाव दूसरे लोकसभा चुनाव है जिनमें नोटा का इस्तेमाल होगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखें, वीवीपीएटी और नोटा, और दोनों एग्जाम में आ चुकी है। अब देखिए हमने बात की चुनाव आयोग, भाई चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की है कि आचार संहिता लागू, तो आचार संहिता को लागू करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। और लोकसभा चुनावों की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। ये एक बेसिक बातें होंगी। अब देखिए हम थोड़ी सी बात करूंगा आपके यहां कि चुनाव आयोग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या उल्लेख है, उस स्थिति में जाने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में इसके गठन के बारे में बताया गया है। अर्थात ये तो क्लियर हो गया कि ये एक संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, या आप सीधा डायरेक्ट कह सकते हो भारत में चुनावी व्यवस्था के प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित है। भारत में चुनावी व्यवस्था के प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित, प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित। अब यहां पर आप एक नोट डाल के लिख दीजिए, भारत में जितने भी चुनाव है वो ये करवाती है, लेकिन जो स्वायत्त शासन, ऑटोनोमिक रूल के जो शासन होते हैं, स्वायत्त शासन के जो चुनाव होते हैं, जैसे नगर पालिका के हो गए, राज्यों में जैसे जिला प्रमुख के हो गए, या पंचायती राज के चुनाव हो गए, उनको चुनावों को कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 में है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि राज्यों में जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं उनको कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। अब देखिए यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से ये जो 25 जनवरी है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। 2011 में ये पहली बार बनाया गया था। मतदाता को मतदान के लिए जागरूक बनाने के लिए इसका उल्लेख किया जाता है, ये मनाया जाता है भी मतदाता जागरूक हो वोट देने के लिए। अब देखिए यदि हम ये बात करें कि चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रारंभ में यदि हम देखें तो चुनाव आयोग में प्रारंभ में जो सदस्य थे ये तो थे एक,
एक ही सदस्य होता था। यहां पर ये ध्यान रखना, एक ही होता था, उसको ही कहते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, ये आया हुआ है क्वेश्चन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। और एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त ये थी श्रीमती वीएस रमा देवी। ये एक बार आईबी के एग्जाम में पूछ लिया था, तो इन दोनों पर थोड़े आप ध्यान रखें, और दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो आता है वो है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सुकुमार सेन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ये आईबी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अब देखिए हम बात करते हैं वर्तमान में कितने सदस्य होंगे। तो अब बात करते हैं हम वर्तमान स्थिति। वर्तमान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए, अब मैं यहां वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखिए वर्तमान में इसके 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 इसके सहायक के रूप में होते हैं जिनको हम ओनली चुनाव आयुक्त कहते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ये हेड होता है, और दो होते हैं इनके सहायक के तौर पर जिनको हम कहते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कहते हैं। अब देखिए ये कौन कौन है वर्तमान में, कौन सा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा है। और जो ये चुनाव आयुक्त है ये है अशोक लवासा, ये अशोक लवासा है। और ये जो है ये अभी पिछले महीने ही बने थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले महीने बने थे, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है इसका। इनका जो नियुक्ति वगैरह करते हैं, नियुक्ति, इन सब की जो नियुक्ति है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यदि इनके हटाने की प्रक्रिया भी एक बार एग्जाम में आई हुई है। यदि इसे हटाना है, इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए यहां महाभियोग शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। बोलचाल की भाषा में हम महाभियोग कह सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चलाई जाती है, इसलिए कई बार आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इन्हें संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब यदि हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों को यदि हटाने की बात करें, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसको तो यदि इसको हटाना है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को यदि हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ये इसकी प्रक्रियाएं होती है। अब देखिए चुनाव आयोग के काम क्या होते हैं। हेडिंग डाल दीजिए चुनाव आयोग के कार्य। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए चुनाव आयोग के कार्य। एक तो देखिए अभी अपनों ने बात की थी कि भारत में सभी प्रकार के चुनावों का प्रबंधन व प्रशासन करता है। तो आप साथ साथ लिख लीजिए भारत में चुनावों का प्रबंधन व प्रशासन करता है। भारत में चुनावों का प्रबंधन व प्रशासन करता है। दूसरा लिखिए आचार संहिता लागू करता है। अभी अपनों ने बात की थी तो लिखते जाइए आचार संहिता लागू करता है या आचार संहिता की घोषणा करता है जो भी। तीसरा लिखिए मतदाता सूची तैयार करता है, वोटर लिस्ट। चौथा लिखिए राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। पांचवा लिखिए परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग का गठन करता है। देखिए परिसीमन आयोग क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। परिसीमन आयोग का मतलब होता है कि जब इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको बांट देते हैं। तो चुनावी क्षेत्र की सीमा के निर्धारण से संबंधित ये परिसीमन आयोग होता है। चुनावी क्षेत्र की सीमा के निर्धारण से संबंधित होता है। अब छठा लिखिए चुनाव के परिणामों की घोषणा करता है। चुनाव के परिणामों की घोषणा करता है। यदि मैं आपसे एक बात कहूं, क्या चुनाव आयोग का काम विजेता घोषित करना है? तो ध्यान रखिए चुनाव आयोग का काम विजेता घोषित करना नहीं है। आप देखिए दिल्ली में चुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा 2013 की बात है ये, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले, फिर आप पार्टी को मिली, फिर कांग्रेस को मिली, लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई, आप पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो विजेता घोषित करना इसका काम नहीं होता है, वो बहुमत के आधार पर होता है। आप एक नोट डाल के लिख दीजिए विजेता घोषित करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। ये हो गया जी इसके कार्य। अब मैं थोड़ी सी लोकसभा चुनावों की जो सीटें हैं उन पर बात करूंगा। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव 2019 543 सीटों पर होंगे, क्योंकि चुनाव होंगे तो 543 सीटों पर होंगे, लेकिन इस पर 2 क्वेश्चन और बनते हैं। चर्चा करते हैं अपने। लोकसभा में अधिकतम सदस्य ये होते हैं 552। अपने आप में क्वेश्चन है ये कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। अधिकतम का क्या मतलब है? अधिकतम का ये मतलब है कि इससे ऊपर नहीं हो सकते, इससे ऊपर नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है यदि इससे ऊपर जाना है तो हमें संविधान को बदलना है। यहां पर मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, ये कब तक रहेगी स्थिति। एक तो
2026 तक ये रहेगा मामला। 2026 तक आप साथ साथ लिखते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और इसमें अब देखो सीटों के लिए किसका आधार रखा जाता है? सीटों का आधार जो होता है जनसंख्या होता है, लेकिन इसमें जनसंख्या लेटेस्ट नहीं देखी जाती। इसमें जो जनसंख्या का आधार देखा गया है, जनसंख्या का जो आधार है ये है 1971 की जनसंख्या। ध्यान रखें, 1971 की जनसंख्या का आधार रखा गया है। ये दो बातें आप ध्यान रखें। अब देखिए ये जो 552 सीटें हैं ये कहां कहां से आएगी? देखिए 530 जो है ये तो आएंगे राज्यों से, और जो 20 है ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 जो होंगे ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ये एंग्लो इंडियन जो होंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। हम एंग्लो इंडियन के बारे में क्लास में काफी चर्चा करते हैं। यहां पर सिर्फ मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा कि तो क्लास के स्टूडेंट को कि अपने नोट्स को देख लें, उसमें आर्टिकल वगैरह सब बताए हुए हैं। बस आप इतना सुन लीजिए कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। एंग्लो इंडियन वे इंडियन जिनके पिता अंग्रेज और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, पिता अंग्रेज माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब देखिए अधिकतम सदस्य इतने हैं लोकसभा में। अब देखिए अधिकतम सदस्य इतने हैं, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान सदस्य है 545 है, जिसमें से जो निर्वाचित है मतलब जो चुन कर आएंगे वो है 543, और जो मनोनीत है ये है आपके 2, ये एंग्लो इंडियन। यहां पर देखिए 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझ लेना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना। 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में निर्वाचित सीटें कितनी है? 543। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रहे। अब देखिए सर्वाधिक सीटों की यदि अपने बात करें, इसके अंदर सबसे ज्यादा सीटें जो है ये यूपी के पास है 80, सबसे ज्यादा यूपी के पास है, ये 80 सीटें होती है। अब देखिए 1 सीट वाले क्षेत्र, 1 सीट वाले क्षेत्र ये है सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब दिल्ली में 7 हैं और जितने भी 6 केंद्र शासित प्रदेश जो बच गए उनमें 1-1 सीटें हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। दिल्ली में 7 है, 6 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, उनमें 1-1 है, तो 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 20। क्लियर? अब देखिए ये 2016 के आरएस में आया था, एक लोकसभा में 1 सीट किन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था ये। अब यदि हम इसको राजस्थान से जोड़ के देखें तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 25। ये सीटों के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की। तो दोस्तों लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जिसमें हम
अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनने का प्रयास करते हैं। मेरा एक टीचर होने के नाते आपसे सिर्फ ये आग्रह है कि जाति, धर्म, इन सबको परे रखकर एक अच्छे सुशिक्षित और अच्छे विचारों वाले, जो कि राजनीति की बजाय समाज सेवा की तरफ ज्यादा ध्यान दे, ऐसे कैंडिडेट को वोट देने का प्रयास करें। तभी आप एक सफल रूप से एक स्टूडेंट, एक नागरिक और एक देशभक्त के रूप में जाने जा सकते हो। जाति धर्म इस्तेमाल करना ये किसी भी उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो कि एक एजुकेटेड है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और दूसरों की बातों में ना आकर एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें, ताकि भारत को एक मजबूत सरकार मिले और भारत का विश्व में विकास और डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऊंचा नाम हो। तो दोस्तों, इस सीरीज को आज मैं यही समाप्त करूंगा। आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।